जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, अभी हम जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी IAS 1 की थोड़ी-सी रिवीजन। अच्छा मेरे प्यारे भाई, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इसमें मोटी-मोटी बातें आपने याद रखनी है बच्चों। आपको ट्रायल दिया होगा, आपने स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं मेरे प्यारे भाई? स्टार्टिंग पॉइंट्स का मतलब है प्यारे दोस्तों, ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे प्यारे भाई, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ट्रायल है जो आपको दिया गया है, खुद बनाया है एग्जामिनर ने। ये अनएडजस्टेड होगा। अनएडजस्टेड का मतलब ये है, अनएडजस्टेड का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होनी है अभी। वो एडजस्टमेंट्स के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन में बात की गई है। ट्रायल सारा तो खैर अनएडजस्टेड नहीं होगा, कुछ चीज़ें इसमें सही भी होंगी। आप इसे स्टार्टिंग पॉइंट बना लेंगे सारे। जो ट्रायल के अंदर सेल आ रही है मेरे प्यारे भाई, परचेज आ रही है, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज होगी तो ये पीरियोडिक सिस्टम है। क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन अदर क्लोजिंग का जो डेटा है वो अदर इन्फॉर्मेशन में दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें बच्चों आपको पता है। पीपी, प्यारे दोस्तों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर तो प्यारे दोस्तों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ कुछ नहीं लिखा, ये डेबिट है बच्चों और ये है क्रेडिट। ये उन्होंने लिखा पीपी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। बच्चों ये है 10,000 और इस साइड पे लिख दिया 2,000। इसका मतलब है ये कॉन्ट्रा एसेट है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। या मेरे प्यारे भाई, इधर उन्होंने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से लिख के आपको दी 2,000 बच्चों। इसकी नेचर क्रेडिट होती है बच्चों, ये एसेट को कम करता है। अच्छा, अब आपको नहीं पता प्यारे दोस्तों कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग। अगर तो डेप्रीसिएशन के बारे में मेरे चांद बात की गई है अदर इन्फॉर्मेशन में कि डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड या डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड एट रेट, इसका मतलब है प्यारे भाई ये ओपनिंग है। क्या है बच्चों? जी। या फिर ऐसा हो सकता है इसके अंदर आपने डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है। ऐसा हो सकता है बच्चों ये क्लोजिंग हो। क्या हो मेरा चांद? ये क्लोजिंग हो। या पीपी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों बस लफ्ज यही लिखा, बस पीपी लिखा, बस ये। प्यारे दोस्तों अब ये है बुक वैल्यू। क्या है मेरे चांद? बुक वैल्यू। अब बच्चों ये ओपनिंग बुक वैल्यू है या क्लोजिंग? प्यारे दोस्तों अब देखें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट ही बुक वैल्यू पे लगता है, ठीक है मेरे चांद। अच्छा, अब यहाँ तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और ये ओपनिंग बुक वैल्यू है, यहाँ ये क्लोजिंग बुक वैल्यू है। अब आपको कैसे पता चलेगा? अगर तो क्वेश्चन के अंदर उसने बताया है बच्चों कि डेप्रीसिएशन चार्ज हो गई है, लेकिन एक एसेट ऐसा है जिसकी डेप्रीसिएशन इतनी थी या फलां ये वो, तो प्यारे दोस्तों अब आपको करना ये पड़ेगा, ये जो डेप्रीसिएशन चार्ज हुई ये सही नहीं है तो उसकी सही वाली एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। ये अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ के ही मेरे चांद पता चलेगा। दूसरी एडजस्टमेंट मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तो मैंने आपसे ये पीपी डिस्कस किया। दूसरी जो मशहूर मारूफ मेरे प्यारे भाई जो एडजस्टमेंट आती है वो आती है स्टॉक की। किसकी प्यारे दोस्तों? नॉर्मली ट्रायल के अंदर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दी होती हैं। क्लोजिंग स्टॉक का डेटा अदर इन्फॉर्मेशन में कहता स्टॉक इतना है जी, मिसाल के तौर पे कहता जी 10 मिलियन का, इसमें से कुछ स्टॉक ऐसा है जो डैमेज है। तो प्यारे दोस्तों आपको फिर इस तरह की शक्ल बनानी पड़ेगी। आप कहेंगे जी स्टॉक जो गुड है और एक वो स्टॉक जो है मेरे प्यारे भाई डैमेज। अच्छा, वो कहता जी डैमेज 2 मिलियन है तो अच्छे वाला 8 मिलियन है। अब इसकी एनआरवी निकाल लें। प्यारे दोस्तों जो अच्छे वाला स्टॉक है वो तो जाहिर सी बात है कोई बंदा भी सस्ते दामों नहीं बेचेगा, तो इधर आपने लिखना होता है जी लोअर, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ, तो ये 8 ही लोअर होगा। इधर वो जो कहेगा आपको एनआरवी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बच्चों। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीशन लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। मिसाल के तौर पे ये आ गया मेरे प्यारे भाई 1.5, तो ये आएगा 1.5, दोनों को ऐड कर लें बच्चों, ये आएगा 9.5। इतने से आप स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे एस स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गई, क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। एक ये ट्रांजैक्शन। दूसरी मेरे प्यारे दोस्तों अगली बात सुननी है आपने। अब मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को भी इसी के साथ मिक्स कर रहा हूँ बच्चों। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और IS 1 की इकट्ठी डिस्कशन हो जाएगी बच्चों। चलें, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को मैं होल्ड करता हूँ, तो बनाऊंगा मैं इसी शीट के अंदर ही। अच्छा, अब तीसरी जो एडजस्टमेंट आ सकती है मेरे प्यारे भाई इसके अंदर, वो मेरे चांद आ सकती है बच्चों बैड डेट की। किसकी बच्चों? बैड एंड डॉटफुल डेट की। प्यारे दोस्तों इसमें कहेगा बैड डेट्स वर रिटर्न ऑफ। वर रिटर्न ऑफ का मतलब ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हैं, यानी डेटर का जो ट्रायल में बैलेंस है ये सही है। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, कहेगा जी इसके अलावा जो प्रोविजन या अलाउंस है ना ये 4 या 5% है। अब ट्रायल के अंदर आपको ना उसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दी होगी, वो आपने ओपनिंग पे लिखना है। मिसाल के तौर पे वो 4 है, क्लोजिंग में आपके पास 5 आया। आपके पास जो डेटर्स हैं आपने उस पर अलाउंस लगाया, ये आया। अब ये आ गया इंक्रीज इन अलाउंस मेरे प्यारे भाई, इंक्रीज इन मेरे प्यारे भाई क्या? अलाउंस आ गया। ये
इसकी एंट्री होती है डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर मेरे चांद क्रेडिट। उम्मीद है बात समझ गए हैं। अब एसओएफपी में लिखने का तरीका क्या है बच्चों इसको? जी प्यारे दोस्तों, ये करंट एसेट है बच्चों, इसमें आपने लिखना है जी डेटर्स। डेटर का बैलेंस मिसाल दे रहा हूँ बच्चों, मिसाल दे रहा हूँ 20 है माइनस प्यारे दोस्तों पिछली दफ़ा जो डाउट था इन पे 4 का था, अब आपने 5 तक लेके जाना है। तो आपने एक्सपेंस को भी 1 रुपये से बढ़ाना है और इस डाउट ये जो प्रोविजन है इसको जब बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका बैलेंस कम हो जाएगा। ये 5 से ही आपने कम किया, डन। और अगर कभी आपसे क्वेश्चन में कह दे कि बैड डेट आर टू बी रिटर्न ऑफ, तो पहले आप डेटर को भी एडजस्ट करोगे ना, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और बच्चों डेटर मिसाल के तौर पे ये क्रेडिट, फिर ये सारी बातें होंगी आगे। उम्मीद है बात समझ गए हैं, डन है बच्चों? अच्छा, उम्मीद है ये बात समझ आ गई बच्चों आपको। अच्छा, इसके बाद ना प्यारे भाई एक होती है स्पेसिफिक प्रोविजन, एक होती है जनरल प्रोविजन। अब ये है मेरे प्यारे भाई डाउटफुल डेट की अमाउंट, ये है मेरे प्यारे भाई प्रोविजन या अलाउंस की परसेंटेज, और ये है मेरे प्यारे भाई प्रोविजन की चांद अमाउंट। अच्छा जी, अब ये स्पेसिफिक प्रोविजन है और ये है मेरे प्यारे भाई जनरल प्रोविजन। इधर आपने टोटल अमाउंट लिखनी है। डेटर की जो रिसीवेबल की जो ट्रायल में अमाउंट आ रही है उसमें से आप बैड डेट को माइनस कर देंगे, आपके पास डाउटफुल डेट आ जाएंगे। अगर ऑलरेडी बैड डेट माइनस हो गए फिर कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है जी, फिर सारे के सारे पे ही डाउट है जी। मिसाल के तौर पे ये है मेरे प्यारे भाई कितना 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 20, मैं कहता हूँ जी एक स्पेसिफिक डेटर है 5 रुपये का, इस पे डाउट है जी 75%। प्यारे दोस्तों एक है जी बाकी 15, इन पे डाउट है 5%। अब इस तरह करके आपकी टोटल प्रोविजन ही आएगी। ओपनिंग ट्रायल में होगा, कंपैरिजन कीजिएगा बच्चों, क्या उसका नाम है जी एसओएफपी में टोटल ये जाएगा। जिस तरह भी मैंने आपको बताया था 4 पहले चला गया, 1 मजीद ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ गए हैं। और मोटी मोटी एडजस्टमेंट इसमें टैक्स की आती है जी, टैक्स लाइबिलिटी इतनी बनती है, टैक्स एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा मेरे चांद। हाँ एक बात और करता है, कहता है जो डेप्रीसिएशन है ना, अब इसमें ना एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों, एक्टिविटीज़ इधर मेरे चांद एक्टिविटीज़ है बच्चों, सेलिंग है, एडमिन है मेरे प्यारे भाई, कॉस्ट, पहले तो कॉस्ट ऑफ सेल है बच्चों, इसकी वर्किंग करनी है आपने कॉस्ट ऑफ सेल की बच्चों, एडमिन है, और मेरे चांद क्या है सेलिंग है। फैक्ट्री के खर्चे इसमें आते हैं बच्चों, इसका ताल्लुक फैक्ट्री के साथ है, किसके साथ है बच्चों? इसका ताल्लुक हेड ऑफिस के साथ है बच्चों। हेड ऑफिस की बिल्डिंग ये वो, फैक्ट्री की बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन इधर इधर, और बच्चों हेड ऑफिस की इधर, प्लांट की नॉर्मली कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी, व्हीकल की डेप्रीसिएशन नॉर्मली सेलिंग में जा रही होगी। ठीक है, ये ध्यान से आपने बाइफर्केशन करनी है। ठीक है, वर्किंग कर लीजिएगा, या जिस तरह आपको मैंने बताया था कि उसी में एडलेस कर दीजिएगा। उम्मीद है मेरे चांद बात समझ गए आप लोग। अच्छा एक छोटी सी बात और, इसमें एक और बात भी करता है बच्चों, आपको याद होगा डेट डिस्क्रिप्शन बच्चों, वो रिवैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। प्लांट मेरे प्यारे भाई इधर रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा, इधर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, डन बच्चों। अच्छा अब इधर देखें बच्चों, अब ना ये सारी बातें हो गई। इधर 31 दिसंबर 2025 आया बच्चों, इधर आपने बुक वैल्यू लिखी, जो जवाब आएगा यही आपने एसओएफपी में लिख देना है प्लांट की वजह से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, रिवैल्यूएशन सरप्लस का भी यही जवाब आपने उठा के बस लिख देना है जो वर्किंग कैंड पे, जिस तरह मैंने एक्सटेक्स में हमने आपस में बात की थी, डन। हाँ एक चीज़ का ख्याल करना है, इधर डेप्रीसिएशन भी तो आ रही होगी ना, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को रेलिवेंट जगह पे लेके जाना। प्लांट में आपको डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इधर इफेक्ट आ गया होगा। इसी तरह इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट मेरे चांद, ये मोटी मोटी बातें, सरप्लस ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो गया, माइनस होगी ना इधर से जी, ये डेप्रीसिएशन या इंक्रीमेंटल। हाँ रिटेन अर्निंग को बढ़ाना मत भूलिएगा। उम्मीद है मेरे चांद बात समझ आ गई। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑथराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आपने इक्विटी के अंदर काउंट करने के लिए लिखना, वो हमेशा इशूड कैपिटल करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है प्यारे दोस्तों, अथॉरिटीज़ ने इतनी इजाज़त दी, इतने नंबर ऑफ शेयर्स, मिसाल के तौर पे 50,000 शेयर्स आप इशू कर सकते हैं, एक की पार वैल्यू इतनी है, तो ये इशूड शेयर कैपिटल, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये ऊपर लिखेंगे आप एक लाइन आइटम में, इसके 0.5 मार्क्स होंगे, लेकिन काउंट नहीं करेंगे, इसके नंबर को लिखेंगे। ये मॉक के अंदर आया था, सोल्यूशन देख लीजिएगा, मैंने समझाया भी था। अब नीचे जो है ना आपने इशू किए हैं अभी तक 20,000, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों किधर 20,000 ये। अब इसके नीचे ये शेयर कैपिटल है, ये शेयर प्रीमियम, ये सारी चीज़ें ऐसे काउंट ये करेंगे, इसको ऐसे बस एक लाइन में इस तरह लिख देंगे बताने के लिए ऊपर, कैसे मॉक के अंदर देख लीजिएगा सोल्यूशन। उम्मीद है बच्चों बात आपको मेरे चांस समझ आ गई है ये वाली सारी। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें फाइनल अकाउंट के अंदर, अप्रोच फॉलो करेंगे इंशाल्लाह मार्क्स आ जाएंगे। छोड़ के ना आना, मुश्किल जो ट्रांजैक्शन लगी जो समझ आया कराना। ठीक है जी, इस तरह फॉलो कर लोगे ना, पहले ट्रायल दे के स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाओगे, या तो चीज़ वो एसओसीआई में जाएगी या स्टेटमेंट ऑफ मेरे चांद फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी।
जी, उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स आती जा रही है करते जाओ, वर्किंग्स खोलते जाओ, वर्किंग खोलते जाओ, वर्किंग खोलते जाओ। डबल एंट्री फॉलो करना, डबल एंट्री फॉलो करना मेरे चांद, डबल एंट्री। एक चीज़ मुझे याद आ गई, अक्रूवल प्रीपेमेंट की ट्रांजैक्शन भी अक्सर होती है। कहता जी हमारा साल है 31 दिसंबर 25 का एंड, बच्चों 25 एंड है मेरे प्यारे भाई। अच्छा कहता हमने एक रेंट एग्रीमेंट किया बच्चों, वो कर लिया बच्चों 1 मई 2025 पे। कहता रेंट इधर पे कर दिया सारा। अब पहले दोस्तों ट्रायल के अंदर एडवांस आ रहा होगा ना आपने, लेकिन देखें बेनिफिट 8 महीने का ले लिया। अब 8 महीने से एडवांस कम करेंगे और एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस में जाकर रिकॉर्ड कर देंगे। डन है मेरे प्यारे भाई। कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, आपने जितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया इधर, सॉरी जितनी पेमेंट की सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। अब एक्सपेंस आपका ज़्यादा रिकॉर्डेड है, कुछ प्रीपेड पेमेंट में लेके जाओगे, प्रीपेड में लेके जाओगे, प्रीपेड एक्सपेंस, डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट। देखना पड़ेगा शुरू में आपने सारा एडवांस में रिकॉर्ड किया, ये एक्सपेंस बना दिया, फिर पीरियड एंड पे उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। डबल एंट्री मेरा चांद फॉलो कीजिएगा। एक एडजस्टमेंट और भी हो सकती है बच्चों, जिस तरह ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज आपका एसेट होता है बच्चों, जो ऑफिस सप्लाईज मादरत एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट ऑफिस सप्लाईज एडमिन में जाएंगी, और कैश या बैंक क्रेडिट। बच्चों साल के एंड पे जितनी बच गई, अब प्यारे दोस्तों स्टॉक ऑफिस सप्लाईज वाला करंट एसेट में डेबिट और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। डन है मेरे चांद। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ मेरे चांद आ गई हैं। ठीक है जी, छोड़ के नहीं आना फाइनल अकाउंट, नंबर देगा फाइनल अकाउंट। फॉर्मेट के भी मार्क्स हैं, जितना आता है बच्चों फॉर्मेट में वर्किंग कर करके चीज़ें पुट करो, चीज़ें पुट करो, चीज़ें पुट करो, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। डन है मेरे चांद, करके आना है, हिम्मत करके आनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।